उसका शरीर अचानक मैदान पर जा गिरा। तुरंत जमीन में एक विशाल गड्ढा बन गया। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, एक इंसान ऐसा भी कर सकता है। उसी समय गड्ढे के भीतर मौजूद सिल्वर आर्मर्ड शुआन जियाओ अभी भी उठकर प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे मौका कैसे देता। मैं सीधे उसके ऊपर पहुंच गया। फिर मैंने उसके शरीर के 3 इंच वाले हिस्से को मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही मैंने ताकत लगाई, कुछ ही देर में वह सिल्वर आर्मर्ड शुआन जियाओ एक लंबी भाला में बदल गया। हथियार हाथ में आते ही मैं वापस अपने अपार्टमेंट लौट आया। अब मुझे जल्द से जल्द इस सिल्वर जियाओ भाले को परिष्कृत करना था, क्योंकि कुछ ही समय बाद जियांगनान शहर में नानाशान गुप्त लोक खुलने वाला था। मुझे याद था कि पिछले जन्म में नानाशान गुप्त लोक से अनगिनत खजाने निकले थे और उनमें सबसे मूल्यवान था जन्मजात खजाना नौ यांग बागुआ डिस्क। पिछले जन्म में जिस व्यक्ति ने नौ यांग बागुआ डिस्क प्राप्त की थी, उसे संसार भर में बागुआ त्यानजुन के नाम से जाना गया। नौ यांग बागुआ डिस्क प्राप्त करने से पहले वह केवल प्रारंभिक स्तर का एक कमजोर साधक था, लेकिन इस तथाकथित सबसे शक्तिशाली रक्षा खजाने को प्राप्त करने के बाद उसकी शक्ति तुरंत आसमान छूने लगी। नौ यांग बागुआ डिस्क के बल पर उसने अकेले ही 5 निषिद्ध दैत्य राजाओं के संयुक्त निषिद्ध आक्रमण को रोक लिया था और बाद में अवसरों के खुलने के साथ स्वर्गीय मार्ग ने 5 प्रमुख साधना स्तर निर्धारित किए। वे थे प्रारंभिक स्तर, आध्यात्मिक महल स्तर, दैवीय चमत्कार स्तर, रूपांतरण स्तर और निषिद्ध स्तर। मुझे जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ानी होगी और नौ यांग बागुआ डिस्क अपने हाथ में लेनी होगी। जैसे ही मैंने सिल्वर जियाओ भाले में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की, उसके भीतर मौजूद सिल्वर आर्मर्ड शुआन जियाओ की चेतना तुरंत नष्ट हो गई। बहुत जल्द मैं इस सिल्वर जियाओ भाले को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर चुका था। फिर मैं खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकला, लेकिन परिणाम यह हुआ कि मैंने केवल हल्के से हाथ उठाकर उसके हमले को रोक दिया। यह देखकर चिन सिसी तुरंत चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास प्रतिरोध करने की क्षमता भी होगी। चिन सिसी, क्या तुम्हें लगता है कि प्रारंभिक स्तर की तुम्हारी शक्ति बहुत महान है? आध्यात्मिक रूपांतरण स्तर? असंभव, यह असंभव है। तुम आध्यात्मिक रूपांतरण स्तर पर कैसे हो सकते हो? तुम जागृत व्यक्ति कैसे हो सकते हो? मैंने उससे कोई बेकार बात नहीं की। मैंने सीधे सिल्वर जियाओ भाला बुलाया और एक ही वार में उसकी छाती को भेद दिया। उसी समय दूसरी ओर, हालांकि मैंने लियू रुयान को बुरी तरह दबा दिया था, फिर भी उसने आपदा पवित्र शरीर जागृत कर लिया। लेकिन अब उसकी शक्ति पिछले जन्म की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम थी। हालांकि आपदा पवित्र शरीर शीर्ष श्रेणी की प्रतिभाओं में से एक था और उसकी साधना गति काफी कम हो गई थी, फिर भी उसे मृत्यु से पुनर्जीवन नामक एक कौशल प्राप्त हुआ। लेकिन अफसोस, यह कौशल अधूरा संस्करण था। इसे एक बार उपयोग करने के बाद यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। धिक्कार है जोलुओ, अगर उसकी वजह न होती तो मेरा आपदा पवित्र शरीर इतना अधूरा कैसे होता? पिताजी, क्या जोलुओ मिल गया? हमारे लोग अब उसके पुराने निवास का पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन वह घर तो उसने बहुत पहले गिरवी रख दिया था। अब वह अभी भी जियांगनान शहर में है या नहीं, यह भी एक सवाल है। यह कैसे संभव है? क्या उसे शुरू से ही पता था कि रोग विद्युत अवसर आने वाला है? मैं उसे जरूर पकड़ूंगी और उसे इस दुनिया में जन्म लेने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। तभी एक अधीनस्थ दौड़ता हुआ आया और बोला, हमें झोलुओ मिल गया है। इसके बाद उसने कंप्यूटर खोला और मेरा एक वीडियो चलाया। वीडियो में देखा गया कि मैंने केवल हाथ लहराया और आकाश में अचानक एक विशाल हथेली का निशान प्रकट हो गया। वह जोरदार तरीके से जियाओ ड्रैगन के शरीर पर आ गिरा। वह अत्यंत विशाल और भयावह जियाओ ड्रैगन सिर्फ इसी एक प्रहार से सीधे धरती के भीतर धंस गया। यह दृश्य देखकर लियू रुयान तुरंत स्तब्ध रह गई। लियू काइलोंग तो और भी अधिक हैरान था। यह वास्तव में झोलुओ है? यह कैसे संभव है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? धत तेरे की, इस आदमी को निश्चित रूप से पहले से कुछ पता था, वरना एक साधारण इंसान अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? रुयान, योजना बदलनी पड़ेगी। हमें पहले उससे अच्छे संबंध बनाने होंगे, फिर सही अवसर देखकर कार्रवाई करेंगे। लियू काइलोंग ने कहा, हमने उसे 1 अरब युआन दिए थे। जो भी हो, कुछ न कुछ एहसान तो रहेगा ही। यह सुनकर लियू रुयान कुछ असंतुष्ट हुई, लेकिन फिलहाल कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने सहमति में सिर हिला दिया। मेरे लिए झोलुओ का संपर्क पता करो, मैं स्वयं जाकर उससे मिलूंगी। जी। अगले दिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मेरे फोन में घंटी बजी। देखा तो पता चला कि कॉल लियू समूह की ओर से थी। मैं झोलुओ बोल रहा हूँ, क्या बात है? बहुत अच्छा, सचमुच आप ही हैं मिस्टर जो। मैं लियू काइलोंग हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था। मैं अपनी बेटी का इलाज करने के लिए आपका एहसान चुकाना चाहता हूँ। आखिरकार आज आपका पता मिल ही गया। मिस्टर लियू, तो आप मेरा एहसान कैसे चुकाने वाले हैं? मिस्टर जो, आपने हमारे लियू समूह पर जो उपकार किया है वह फोन पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कीजिए, अपना पता बता दीजिए, मैं अपनी बेटी को लेकर स्वयं आपसे मिलने आऊंगा। यह सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू काइलोंग खुद मुझे खोजते हुए आएगा। फिर मैंने उसे अपने अपार्टमेंट का पता भेज दिया। चूंकि तुम लोग खुद दरवाजे पर आना चाहते हो, तो मैं भी संकोच नहीं करूंगा। मेरा अनुमान सही था। झोलुओ अब भी हमारे लियू समूह के उस उपकार को याद रखता है। चलो बेटी, हम जाकर उससे मुलाकात करते हैं, लेकिन याद रखना, उसके सामने अपने मन की घृणा बिल्कुल मत दिखाना। जब तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी तब हम बदला लेंगे। पिताजी, मुझे अपनी सीमाएं पता है। मैं बिल्कुल भी झोलुओ को शक नहीं होने दूंगी। अच्छा है, देर नहीं करनी चाहिए। चलो तुरंत निकलते हैं, बहुत जल्द। लियू काइलोंग और उसकी बेटी मेरे दिए हुए पते पर पहुंच गए। मिस्टर जो, मैं लियू काइलोंग हूँ। मैं अपनी बेटी लियू
रुयान के साथ आपसे मिलने आया हूँ। मिस्टर जो, आखिरकार आपने दरवाजा खोला। डायरेक्टर लियू, आप शायद इसलिए आए हैं क्योंकि आपने यांगगुआंग प्राथमिक विद्यालय में मुझे उस सिल्वर आर्मर्ड शुआन जियाओ को मारते हुए देखा था, है ना? मिस्टर जो, आपने जियाओ ड्रैगन को काट गिराया था। वह दृश्य अब पूरे इंटरनेट पर फैल चुका है। सचमुच आप एक युवा नायक हैं, वीरता से भरपूर। मिस्टर जो, आपने कभी रुयान की जान बचाई थी। इन दिनों रुयान लगातार सोचती रही कि आपका उपकार कैसे चुकाया जाए, लेकिन चाहे जितना सोचूं कोई तरीका समझ नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि स्वयं आकर आपसे पूछूं। आप बताइए, रुयान आपका एहसान कैसे चुकाए? रुयान पूरी कोशिश करेगी कि आपकी इच्छा पूरी हो। वास्तव में वह रुयान दानव साम्राज्य ही थी। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। यदि मैं पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति न होता तो शायद उसकी इस मासूम शक्ल से सचमुच धोखा खा जाता। जब बात एहसान चुकाने की है तो वास्तव में एक काम है जिसमें मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। कौन सा काम? रुयान अवश्य पूरा करेगी। चूंकि तुम इतनी ईमानदारी दिखा रही हो तो मैं सीधे कह देता हूँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। इतना कहते ही मैंने सिल्वर जियाओ भाला बुला लिया। लियू रुयान के आश्चर्य से भरे चेहरे के सामने मैंने एक ही बार में पिता और बेटी दोनों का अंत कर दिया। लियू रुयान, पिछले जन्म में तुम दोनों पिता पुत्री ने न जाने कितने निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया था। आज मैं इसे समाज से एक बुराई हटाने के समान मानता हूँ। लियू परिवार के पिता पुत्री को समाप्त करने के बाद मैं अपार्टमेंट छोड़ने की तैयारी करने लगा। इस समय अवसरों का युग अभी अभी शुरू हुआ था। अधिकांश लोग अभी भी खोज और प्रयोग के चरण में थे। मुझे इस अवधि का उपयोग करके जितनी जल्दी हो सके अपनी शक्ति बढ़ानी थी। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत मेरे जाने के कुछ ही समय बाद पहले से मृत पड़ी लियू रुयान के शरीर से अचानक एक काली रोशनी फूट पड़ी। कुछ ही देर में उसके सभी घाव पूरी तरह भर गए और उसी क्षण उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। सबसे पहले उसकी नजर बगल में पड़े मृत लियू काइलोंग पर गई। यह दृश्य देखते ही लियू रुयान स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अंत इस तरह होगा। जो लो, मैं लियू रुयान तुम्हारे साथ एक ही आकाश के नीचे नहीं जी सकती। एक सप्ताह बाद मेरे निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप मेरा स्तर अंततः शून्य परिवर्तन स्तर की छठी परत से बढ़कर 7वीं परत तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी मुझे अपनी साधना की गति बहुत धीमी लग रही थी। हालांकि मेरा नौयो मिश्रित अराजक शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में अत्यंत भयानक दक्षता रखता था, फिर भी उसे रूपांतरित करने के लिए एक अच्छी श्वास विधि की कमी थी। जब मैं बाहर निकलकर आसपास घूमने की तैयारी कर रहा था तभी आकाश के बादलों में अचानक एक विशाल दरार प्रकट हुई। उस दरार से अनगिनत स्वर्णिम किरणें निकलने लगीं और उन किरणों का केंद्र था जियांगनान शहर का चीनान पर्वत। यह देखकर मैं तुरंत समझ गया, गुप्त लोक खुलने वाला है। इसके बाद मैंने तुरंत मोबाइल पर ताजा समाचार देखे। जब मैंने पाया कि घटनाएं पिछले जन्म से लगभग समान थीं, तो मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता है मेरे पुनर्जन्म ने दुनिया की समग्र संरचना को नहीं बदला। पिछले जन्म की यादों के अनुसार वर्तमान युग में अभी भी 5 प्रमुख शक्तियां मौजूद थीं। पहली थी बाइली समूह, जिसका नेतृत्व ब्लैक प्रिजन किंग करता था। दूसरी थी आओदाओ प्राचीन कुल, जिसका नेतृत्व 5 अंगों वाले दिव्य शरीरधारी छियन हुआ करते थे। तीसरी थी कुलो संघ, जहां कुलो झुनियांग तियनाइन स्थित था। चौथी थी सरकारी गठबंधन द्वारा स्थापित महागठबंधन और 5वीं शक्ति भी उसी प्रकार प्रभावशाली थी। एकमात्र अंतर यह था कि लियू समूह अब मौजूद नहीं था। उसकी जगह जियांगनान मैनर उभर आया था, जिसे पिछले जन्म में लियू समूह ने अपने अधीन कर लिया था। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरी शक्ति अभी भी पूरे महागठबंधन में प्रथम थी। यहाँ तक कि पूरे ब्लू स्टार पर भी प्रथम कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद मैं चीनान पर्वत के तल पर पहुंचा, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत वहाँ पहले से ही लोगों की एक विशाल भीड़ जमा थी। मैं अभी स्थिति का निरीक्षण ही कर रहा था कि अचानक एक बड़ा दल शान से मेरी ओर बढ़ता दिखाई दिया। उसका नेतृत्व कर रही थी बाइली समूह की लू युएर। जल्दी देखो, वह तो ब्लैक प्रिजन किंग की बहन लू युएर है ना? हाँ, वही है। सुना है ब्लैक प्रिजन किंग की बीमारी परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। हालांकि उसकी बहन की स्थिति उससे कुछ हल्की है, फिर भी उसकी लगभग 60% शक्ति मौजूद है। पिछले जन्म के नानशान गुप्त लोक में मुझे याद नहीं कि बाइली समूह का कोई प्रभाव था। लगता है लियू समूह के पतन ने वास्तव में दुनिया में कुछ बदलाव ला दिए हैं। उसी समय मैंने देखा कि आसपास के सभी लोग अचानक हटने लगे। कारण यह था कि बाइली समूह के लोग सीधे मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक अधीनस्थ ने देखा कि मैं रास्ते में खड़ा हूँ। वह तुरंत मुझे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लू युएर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। ये लड़का क्या कर रहा है? बाइली समूह आ रहा है और फिर भी रास्ते में खड़ा है। बाइली समूह का रास्ता रोकने की हिम्मत? यह तो गया काम से। आप किस शक्ति से संबंधित हैं महोदय? मैं अकेला हूँ। मैं तो समझा था कि इस लड़के की कोई बड़ी पृष्ठभूमि होगी, निकला तो एक साधारण आदमी। बाइली समूह को नाराज कर दिया है। अब इसका अंत तय है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लू युएर ने मुझ पर हमला नहीं किया। उसने केवल हाथ हिलाया और दूसरी दिशा में चली गई। उसकी इस प्रतिक्रिया ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। लू युएर ने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैं जाने वाला था, आकाश से अचानक एक आकृति उड़ती हुई आई। एक झटके में वह लू युएर के पास उतर गई। यह जियांगनान मैनर का तीसरा युवा स्वामी रुआन यानफेंग है। जैसा सोचा था, जियांगनान मैनर भी आ गया। युएर बहन, आज केवल तुम ही आई हो। तुम्हारा भाई कहाँ है? मेरे भाई के पास कुछ महत्वपूर्ण काम है, इसलिए आज केवल मैं आई हूँ। यह भी अच्छा है। मेरे परिवार ने भी केवल मुझे ही
ही जियांगनान पर्वत की स्थिति जांचने भेजा है। अब हम दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यूएर बहन, अभी की घटना मैंने देखी थी। इस आदमी ने तुम्हारा रास्ता रोका था, क्यों ना मैं इसे थोड़ा सबक सिखा दूं। आने से पहले मेरे भाई ने मुझे समझाया था कि अनावश्यक विवादों से दूर रहना चाहिए। इस मामले में तुम्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो यूएर बहन, मैं कल ही प्रारंभिक स्तर की छठी परत में पहुंचा हूं। हालांकि मैं तुम्हारे भाई जितना शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन ऐसे किसी अज्ञात लड़के को सबक सिखाने में कोई समस्या नहीं होगी। मैंने सोचा था कि कुछ शांति मिलेगी, लेकिन अब एक और मुसीबत आ गई। क्योंकि जियांगनान मैनर का यह युवा स्वामी स्वयं मृत्यु को बुला रहा है, तो मुझे भी उसे ऊपर भेजने में कोई आपत्ति नहीं। बाद में जियांगनान मैनर को भी पूरी तरह समाप्त कर दूंगा। इस तरह घटनाएं फिर से पिछले जन्म की तरह हो जाएंगी। सचमुच मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर जीना चाहते हो तो अभी जाकर मेरी यूएर बहन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अन्यथा मुझे अभी तुम्हें ऊपर भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। अब मजा आएगा देखने में। अभी तक तो यह वहीं खड़ा था, बाइली समूह को रास्ता तक नहीं दे रहा था। हाँ, अब समझ आएगा। घुटने नहीं टेके तो मरने के लिए तैयार रहो। देखते हैं अब कितना अकड़ता है। आसपास लोगों की बातें सुनकर रुआन यानफेंग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे यही प्रभाव चाहिए था। अब जबकि अवसरों का युग आ चुका था, जियांगनान मैनर को जियांगनान शहर की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी थी। लेकिन वह अभी और दिखावा कर पाता, उससे पहले ही मैंने सिल्वर ज्याओ भाला बुला लिया। एक ही वार में उसका सीना आर पार कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी दर्शक वहीं स्तब्ध रह गए। एक और खड़ी लू यूएर तो पूरी तरह चौंक गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी शक्ति इतनी प्रबल होगी। मैं प्रारंभिक स्तर की 7वीं परत में हूँ, लेकिन मैं यह तक नहीं देख पाई कि उसने हमला कैसे किया। यह आदमी आखिर है कौन? अब जब मक्खी जैसी बाधा हट चुकी थी, मैं अकेले एक शांत कोने में जाकर बैठ गया। उसी समय लू यूएर मेरी ओर आई। महाशय, अभी मेरा व्यवहार उचित नहीं था। मैं विशेष रूप से आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। यह स्त्री साधारण नहीं है। वह स्पष्ट रूप से मुझसे संबंध बनाना चाहती है। ठीक है, तुम जा सकती हो। मूनर विदा लेती है। धत्तेरे की बाइली समूह की छोटी राजकुमारी खुद आकर माफी मांग रही है, और यह आदमी जरा भी विनम्र नहीं है। अगर तुम भी उसके जितने ताकतवर होते तो तुम भी ऐसा ही करते। बताओ, यह और लू यूएर का भाई ब्लैक फेदर किंग, दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? यह भी कोई पूछने की बात है? निश्चित रूप से ब्लैक फेदर किंग। वह तो आज पूरे महागठबंधन का मान्यता प्राप्त महान योद्धा है। इस आदमी का नाम तक किसी ने नहीं सुना। अगर यह सच में इतना शक्तिशाली होता तो बिल्कुल प्रसिद्ध क्यों ना होता? मैंने उनकी चर्चाओं पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैंने पास खड़े वू चियुन को देखा। अजीब बात है, उसकी शक्ति अभी केवल प्रारंभिक स्तर की दूसरी परत है। पिछले जन्म में उसने 9 यांग बागुआ डिस्क कैसे प्राप्त कर ली? क्या उसके पास कोई विशेष प्रतिभा छिपी हुई है? मैं यही सोच रहा था कि तभी चीनान पर्वत से अचानक चकाचौंध कर देने वाली स्वर्णिम रोशनी फूट पड़ी। अगले ही क्षण पूरा चीनान पर्वत 2 भागों में विभाजित हो गया। बीच में एक विशाल दरार प्रकट हुई, जो मानो किसी स्वर्गीय द्वार जैसी लग रही थी। यह देखकर सभी लोग उस दरार की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तभी उस दरार के भीतर से एक काली आकृति दिखाई दी। जब वह पास आई तब पता चला कि वह एक विशालकाय काला अजगर था। उसने एक ही झटके में सबसे आगे दौड़ रहे व्यक्ति को निगल लिया। यह दृश्य देखते ही सभी लोग घबराकर पीछे हट गए। तभी एक बड़ा आदमी गरजा, सिर्फ एक सांप ही तो है, इसमें डरने की क्या बात है? इतना कहकर उसने हथियार उठाया और हमला करने दौड़ पड़ा। दूसरे लोग भी उसे देखकर आगे बढ़ गए, लेकिन परिणाम ये हुआ कि वे उस अजगर के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाए। कुछ ही देर में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी समय लू यूएर ने अचानक अपने पंख फैला दिए। एक झटके में वह अजगर के ऊपर पहुंच गई। उसने अपने काले पंखों को नियंत्रित किया और हल्के से हाथ लहराया। दर्जनों काले पंख सीटी जैसी आवाज के साथ निकल पड़े और सीधे अजगर की ओर बढ़े। हालांकि इन पंखों ने उसकी रक्षा को भेद दिया, लेकिन इससे वह अजगर पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसने अचानक सिर उठाया और एक ही झटके में लू यूएर के पंखों को काट लिया। संतुलन खोने के कारण लू यूएर सीधे आकाश से नीचे गिर गई। वह जोर से जमीन पर आ गिरी। स्पष्ट था कि उसे गंभीर चोट लगी थी। अब उसमें लड़ने की क्षमता नहीं बची थी। जब अजगर उसे निगलने ही वाला था, तभी एक विशालकाय आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके लगातार हमलों के कारण अजगर कुछ पीछे हट गया। हाँ, यह व्यक्ति महागठबंधन का चू हान्युन था, लेकिन इसके बावजूद वह भी उस अजगर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। आखिरकार मजबूर होकर उसने मुख्यालय से सहायता मांगी। मुख्यालय, सहायता चाहिए। यह अजगर बहुत शक्तिशाली है। सहायता पहुंचने में अभी 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट? हम 3 मिनट भी टिक जाएं तो बड़ी बात होगी। उन्हें उस अजगर से जूझते देखकर मैंने तुरंत सिल्वर ज्याओ भाला बुला लिया। एक छलांग में मैं उसके सिर के ऊपर पहुंच गया। फिर मैंने पूरी शक्ति से भाला घोंप दिया। सिल्वर ज्याओ भाला मानो किसी बाधा को जानता ही न हो। क्षण भर में उसने अजगर के सिर को ऊपर से नीचे तक चीर दिया। एक ही वार में अजगर मारा गया। यह दृश्य देखकर चू हान्युन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस अजगर की रक्षा को वह पूरी शक्ति लगाने
करने पर भी नहीं तोड़ पाया, उसे मैंने एक ही वार में मार डाला। तभी उसे अचानक याद आया, कुछ समय पहले जियांगनान शहर के ऊपर वाले सिल्वर आर्मर्ड शुआन जियाओ को भी शायद मैंने ही मारा था। खतरा समाप्त होते ही सभी लोग पागलों की तरह स्वर्णिम दरार की ओर दौड़ पड़े। जब वे गुप्त लोक के भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन दिखने वाली मीनार खड़ी थी। यही वह फुतु टॉवर था जिसका उल्लेख पिछले जन्म की खबरों में हुआ था। टॉवर के भीतर प्रवेश करने पर सिर्फ एक घुमावदार सीढ़ी दिखाई दी जो सीधे शीर्ष तक जाती थी। ऊपरी रूप से सब कुछ साधारण लग रहा था, लेकिन जब लोग सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तब उन्हें पता चला कि जितना ऊपर जाओ उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है। जरा सी चूक होने पर व्यक्ति सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर सकता था। मैंने तुरंत टॉवर पर चढ़ना शुरू नहीं किया, इसके बजाय एक और छिपकर वो छियुन को देखने लगा। आखिर नौ यांग बागुआ डिस्क ही मेरा असली लक्ष्य था और मेरी शक्ति के साथ इस फुतु टॉवर पर चढ़ना कोई कठिन बात नहीं थी। इसी सोच में था कि वो छियुन भी सीढ़ियों की ओर बढ़ा। शुरुआत में वह बहुत आसानी से चढ़ता गया, लेकिन 19वीं मंजिल पर पहुंचकर रुक गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर पर ताई पर्वत रखा हो। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हालांकि वह बेहद अनिच्छुक था, फिर भी अंत में उसे हार माननी पड़ी। वह वापस मुख्य कक्ष में लौट आया, फिर टॉवर के दूसरी ओर बने द्वार की ओर चल पड़ा। यह देखकर मैं तुरंत सतर्क हो गया। जैसा मैंने सोचा था, बागुआ डिस्क फुतु टॉवर के भीतर नहीं है। इसके बाद मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। टॉवर से निकलने के बाद वो छियुन ने दिशा निर्धारित की और सीधे जंगल के भीतर घुस गया, लेकिन वह अधिक दूर नहीं जा पाया था कि एक विचित्र पशु ने उसका रास्ता रोक लिया। उसका शरीर अत्यंत विशाल था। वह दिखने में बाघ जैसा था, लेकिन उसके माथे पर एक लंबा सींग उगा हुआ था। यह देखकर वो छियुन बुरी तरह घबरा गया। वह तुरंत मुड़ा और दूसरी दिशा में भागने लगा, लेकिन वह विचित्र पशु उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। वह लगातार उसके पीछे लगा रहा और तेजी से उसका पीछा करता रहा। उसी समय जब वह विचित्र पशु लगभग उसे पकड़ने ही वाला था, तभी वो छियुन अचानक एक झटके से मुड़ा और एक संकरे दरार नुमा रास्ते में घुस गया। गुफा के भीतर बहुत अंधेरा था। प्रवेश द्वार से आती थोड़ी सी सूर्य की रोशनी को छोड़कर वहाँ कोई अन्य प्रकाश स्रोत नहीं था। कुछ देर सावधानी पूर्वक खोजबीन करने के बाद उसे भीतर एक खजाना मिल गया। गुफा की सबसे गहरी दीवार के पास लगभग आधा मीटर ऊंचा एक पत्थर का मंच था। उस मंच के ऊपर एक बागुआ डिस्क रखी हुई थी। यह दृश्य देखकर वो छियुन तुरंत चौंक गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अगले ही क्षण वह पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। माफ करना, यह बागुआ डिस्क मेरी है। इतना कहकर मैं आगे बढ़ा और बागुआ डिस्क को अपने हाथ में उठा लिया। जिस क्षण मेरा स्पर्श उस बागुआ डिस्क से हुआ, उस पर जमी हुई धूल के बीच से अचानक एक सुनहरी चमक फूट पड़ी। लगभग 2.5 मिनट तक उस प्रकाश के स्नान के बाद बागुआ डिस्क ने सफलतापूर्वक मुझे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। इसके बाद मैंने ध्यान से उस बागुआ डिस्क का निरीक्षण किया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे और इस बागुआ डिस्क के बीच एक रहस्यमयी संबंध स्थापित हो गया है। फिर मैंने बागुआ डिस्क को अपने शरीर के भीतर समाहित कर लिया। अब जबकि नौ यांग बागुआ डिस्क मेरे हाथ लग चुकी थी, तो अगला कदम फुतु टॉवर को आजमाना था। लेकिन जैसे ही मैं गुफा से बाहर निकला, वही बाघ के आकार वाला विचित्र पशु मेरी ओर झपट पड़ा। इसे देखकर मैंने तुरंत नौ यांग बागुआ डिस्क को सक्रिय किया। मैं इसकी शक्ति देखना चाहता था। तुरंत बागुआ डिस्क के भीतर से कियान, कुन, ली, कान आदि 8 महान चिन्ह प्रकट हुए। इन 8 चिन्हों ने मिलकर एक पारदर्शी सुरक्षा कवच बना दिया, जिसने मुझे पूरी तरह अपने केंद्र में सुरक्षित कर लिया। बाघाकार विचित्र पशु चाहे जितना भी हमला करता, वह उस सुरक्षा कवच को भेद नहीं पा रहा था। यह देखकर मैंने तुरंत सिल्वर जियाओ भाला बुलाया और आगे बढ़कर एक ही बार में उसका जीवन समाप्त कर दिया। उस पशु की शक्ति बहुत कम थी। वह नौ यांग बागुआ डिस्क की वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे समाप्त करने के बाद मैं फुतु टॉवर की ओर बढ़ने लगा। आखिर गुप्त लोक के अस्तित्व का समय लगभग समाप्त होने वाला था। मुझे जल्द से जल्द टॉवर के शीर्ष तक पहुंचना था। इसके बाद मैं तेजी से फुतु टॉवर की सीढ़ियों पर पहुंचा। मेरे लिए यह दबाव बिल्कुल भी कठिन नहीं था। 2.5 मिनट से भी कम समय में मैं सीधे 30वीं मंजिल तक पहुंच गया। यह दृश्य देखकर चू हानेउन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्या यह आदमी सचमुच इंसान है? यह तो हद से ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण है। फुतु टॉवर का शीर्ष वास्तव में एक गुप्त कक्ष था और उस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था। जब मैंने स्तंभ के मध्य बने गड्ढेनुमा भाग को देखा तो मैं एक क्षण के लिए रुक गया। उसका आकार बिल्कुल उसी बागुआ डिस्क जैसा था जो मुझे अभी अभी मिली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बागुआ डिस्क ही इस संरचना की चाबी हो? यह सोचते ही मैंने तुरंत बागुआ डिस्क को उस स्थान पर स्थापित कर दिया। जिस क्षण बागुआ डिस्क और स्तंभ एक हो गए, मेरे पैरों के नीचे बनी रहस्यमयी संरचना अचानक सक्रिय हो गई। पूरा गुप्त कक्ष दिव्य प्रकाश से भर उठा। संरचना के भीतर धीरे धीरे एक प्रज्वलित सूर्य के समान चमकता हुआ ऊर्जा गोला बनने लगा। अंततः वह समस्त ऊर्जा स्तंभ के शीर्ष पर स्थित बागुआ डिस्क में समा गई। जब बागुआ डिस्क ने उस ऊर्जा को पूरी तरह अवशोषित कर लिया तो उसकी सतह पर एक लगातार प्रवाहित होती हुई लालिमा युक्त दिव्य चमक प्रकट हो गई। वह अत्यंत असाधारण दिखाई दे रही थी। इसके बाद जैसे ही मैंने उसे छुआ, पुनर्गठित नौ यांग बागुआ डिस्क फिर से मेरे शरीर में समा गई। बहुत जल्द मुझे उसकी नई क्षमता का पता चल गया। क्या यह विरोधी के आक्रमण को उसी पर वापस पलट सकती है? फुतु टॉवर पूरा करने के बाद मैंने सोचा कि गुप्त लोक बंद होने से पहले एक बार और
अच्छी तरह खोजबीन कर ली जाए। लेकिन काफी देर घूमने के बावजूद मुझे कोई और मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। लगता था कि इस गुप्त लोक में अब कोई अतिरिक्त अवसर शेष नहीं था। समय देखने पर पता चला कि गुप्त लोक के बंद होने में 20 मिनट से भी कम समय बचा है। इसलिए मैंने एक कोना ढूंढा और वहीं प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर बाद आकाश में अचानक एक श्वेत प्रकाश चमका। इसके तुरंत बाद आसपास का वातावरण बदलने लगा। अगले ही क्षण गुप्त लोक के भीतर मौजूद सभी लोग फिर से बाहर भेज दिए गए और इस प्रकार गुप्त लोक की यात्रा समाप्त हो गई। युवा स्वामी चिनान पर्वत की ओर जो हुआ, जो लुओ, उसने हमारे सभी लोगों को मार डाला। हरामजादा, जो लुओ, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मालिक रुआन, मैंने पहले ही आपको बताया था, जियांगनान शहर में एक अतुलनीय महाशक्तिशाली व्यक्ति छिपा हुआ है। यदि आपने मेरी बात मान ली होती तो आपके युवा स्वामी इतनी आसानी से नहीं मारे जाते। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यान फेंग मेरे 3 बेटों में प्रतिभा के मामले में दूसरे स्थान पर था। सब उस जो लुओ की वजह से हुआ। उसने सब बर्बाद कर दिया। मालिक रुआन, अब आप उन शर्तों पर विचार कर सकते हैं जो मैंने पहले रखी थी। मेरे अधूरे आपदा पवित्र शरीर को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए, फिर मैं आपके साथ मिलकर झो लुओ का अंत कर दूंगी।